पीएमसी अफ्रीका के मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने सुना ही है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो हमारा हर एक फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं वो किस तरह से हमारी माइंड बॉडी पे इफेक्ट करता है, वो हम जानेंगे आज की इस ज्ञान सत्र में, जिसका टॉपिक है योगिक डाइट। और इसको साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अलका मुंद्रा जी, जो थेरेप्यूटिक योग एक्सपर्ट है, रेकी मास्टर है और गर्भ संस्कार, प्रीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज एक्सपर्ट है। और उनकी मैं अगर महिमा गाने लग जाऊं तो सेशन मैं ही ले लूंगी। तो ऐसे सुंदर स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं जो सर्टिफाइड नेचुरोपैथ भी हैं। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू अलका जी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और योगिक डाइट किस तरह से हमारे मन को और तन को इफेक्ट करती है उसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू पूनम जी, नेहा जी और मोनिका जी और सभी फ्रेंड्स जो भी आज इस डाइट के लिए और आज के ध्यान के लिए जुड़े हैं, उन सभी का अभिवादन, आत्मवंदन। आज हम जो देखने जा रहे हैं कि योगिक डाइट कैसे होनी चाहिए, जिसमें हम शांति से अपने ध्यान को, जो अल्टीमेट ब्लिस है, जो हमारे मतलब 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार, धारणा प्रत्याहार ध्यान एंड समाधि। तो हम जो अल्टीमेट गोल, हम सब ये स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, वो सिर्फ समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स। तो वो ध्यान उसका एक बिफोर का पाद है और उसके पहले जो हमारे काफी अंग्स है, तो उसमें यही बताया कि आसन है, प्राणायाम है, ये सभी सदते हैं जब कि हमारी डाइट अच्छी हो। तो डाइट का बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक सफर में। तो उसको हम देखने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि क्या हमें खाना चाहिए। तो एक सेकेंड, मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन को। मुझे वो होस्ट मतलब देंगे परमिशन तो हो पाएगा ना? Now share I can? Now you can share, Alka ji. Okay. आप देख पा रहे हैं स्लाइड? Yes, Alka ji. ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है योगिक डाइट। तो योगिक डाइट क्या होती है? जो बिल्कुल हिंसा ना हो, जिसमें अहिंसात्मक जो तरीके से तैयार की गई हो, बनाई गई हो, और अहिंसा के सिद्धांत के साथ जो होती है डाइट, वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों को, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और हमारा जो ध्यान है वो एकाग्रचित होने लगता है, जो हमारा ध्यान का जो सफर है और अच्छा बनने लगता है। और इस पर गीता के हिसाब से जाएं या योगिक स्पिरिचुअल बुक्स की तरफ देख करके जाएं, तो तीनों सभी बुक्स में, हमारे योगिक बुक्स में, सभी जो पुरानी प्राचीन जो बुक्स है, जो भी हमारे आध्यात्मिक ऊंचाई को बढ़ाने वाली, उसमें सब में ये बताया कि डाइट 3 तरह की होती है, सात्विक, रासिक एंड तामसिक। और गीता में तो जैसा नेचर होता है वैसे आप डाइट पसंद करते हो। अगर आपका सत्व प्रधान नेचर है तो आप सात्विक डाइट पसंद करते हो। अल्टीमेटली वी कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर हम वैसी डाइट खा रहे तो हम वैसे बनते जाएंगे। अगर हमारा नेचर वैसा है, जैसे हम बॉर्न ही हम रासिक हुए हैं, तो हमारी रासिक डाइट होगी और हमारा नेचर भी वैसा होगा। और अगर हम सात्विक फैमिली में बॉर्न हुए तो वैसा हमारा डाइट शुरू से बनता जाता है। तो they all are dependent each other। तो हमारी सात्विक डाइट क्या होती है इसमें फ्रेंड्स? ये जो आप ऊपर देख रहे हो, एक सेकेंड, मेरा टूल बार आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्य, स्निग्ध, स्थिरा, रिया, आहारा, सात्विक प्रिया।
तो मतलब सात्विक लोगों को कैसा आहार प्रिय है वो इस पूरे श्लोक में, गीता के श्लोक में बताया है। जो स्तिग्ध हो, रस युक्त हो, जिसमें मतलब जैसे गन्ने का आप खाओगे तो कैसा रस टपकता है और कितना मीठा होता है स्वाद में ना, तो वैसे ही रस युक्त हो, चर्बी युक्त, फैट हो, जिसमें मतलब हमारे शरीर को, हम अगर कोई साधना कर रहे हैं, कोई आसनास कर रहे हैं या कोई ऐसे शारीरिक श्रम कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, तो भी हमारे विचारों को पचाने के लिए फैट चाहिए। तो फैट थोड़ा सा, मतलब कहते हैं कोई इंसान कुछ करे या ना करे, 1 चम्मच घी जितना फैट हमेशा हर इंसान को खाना चाहिए। तो इस तरह से चर्बी युक्त तो इतना हो, सब मॉडरेट वे में हो, और जो पूर्ण तरह पवित्र हो, ऐसा आहार सतुगुणी लोगों को प्रिय होता है। इसमें फ्रेंड्स मैंने इंक्लूड किया है, जैसे आप देख रहे होंगे कि सारे वेजिटेबल्स अलग अलग तरह के हैं। तो वो आज के चलन में अभी जो हम वेगन डाइट पे जाते हैं, डाइट भी कितनी तरह की होती है जो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। तो ये बहुत सारे मतलब इस तरह के जो कलरिंग फूड होते हैं, हमारे हर तरह की न्यूट्रिशंस वैल्यू को परफेक्टली कंप्लीट करते हैं। तो दूध, दही, घी, मक्खन, अभी आप अगर वेगन डाइट का सोचोगे तो वेगन डाइट में तो दूध और दूध की बनी हुई सारी आइटम प्रोडक्ट्स को मना किया है, क्योंकि आजकल ये जब शास्त्र लिखे गए थे तब दूध प्योर सात्विक आता था। गाय के बच्चे को पिलाने के बाद जो बचता था उसको काम में लिया जाता था, और मतलब बिना हिंसा के जो तैयार होता था, गाय को कोई तकलीफ नहीं दी जाती थी, उन्हें बहुत अच्छे माहौल में रखा जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ज्यादा सबको ज्यादा पैसा कमाना है, उस चक्कर में सारी मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति भी इन्वॉल्व हो रही है। इसलिए वेगन डाइट पे लोग बाग आने लग गए, और दूध दही को भी और दूध की आइटम्स जो भी है उसको मना कर दिया। लेकिन योगिक डाइट में उसका जरूरी माना है, आयुर्वेद में भी उसको कंपलसरी माना है कि अगर हम थोड़ा सा भी नहीं लेते हैं मक्खन या फिर घी या दही, तो हमारे जो शरीर के सिस्टम है, जैसे दही हमारे प्रो बैक्टीरिया का काम करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को इम्प्रूव करता है, घी हमें नरिश करता है, हमारे मतलब मसल्स में हमारे जो जॉइंट होते हैं, बॉन्स होते हैं, उनको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो ये कुछ अपने इनका भी रोल है। तो आप ये देख सकते हो खाने के पहले कि वो सही ढंग से बना हुआ है या नहीं है, इस तरह से। एक सेकेंड हो, तो एक मिनट में थोड़ा सा, तो उस तरह से क्या होता है कि हम देखें कि मिश्री है, खीर है। अभी आप देखना कि ज्यादातर फीवर जो आते हैं ना, हमेशा इस आसोज महीने के अंदर आते हैं, ये जो अभी श्रावण और के बाद चालू होगा। तो भादव महीने में जो फीवर वगैरह होते हैं, तो खीर आप पीते हो तो फीवर को खत्म करने में मदद करता है, हमारे को नरिश करता है। तो खीर का भी बहुत अच्छा रोल है। चावल है, ये सब आहार में हमारे शामिल होने चाहिए, लेकिन मॉडरेट वे में होने चाहिए। ऐसा भोजन जो शरीर को स्वस्थ और मन को शांत करता है। सात्विक आहार में ताजा बने भोजन आते, फ्रेश फूड हो, भगवान को अर्पित किए हुए हो, और बनाते समय भी एकाग्रता के साथ माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल प्रिपरेशन, मतलब दोनों में अपना पूरा मन के साथ हम उसको प्यार के साथ, स्नेह के साथ बनाए, तो वो हमें पूरा पोषण देने में मदद करते हैं। उसके बाद सात्विक आहार में मैंने ये इंक्लूड किए हैं सारे जो लेंटिल्स आते हैं, जो दालें हैं, अनाज है, ग्रेन्स है, जो हमारे यहाँ के भारत के जो लिटिल मिलेट्स हैं वो सब आते हैं। बीच में लिटिल मिलेट्स के मैंने फोटो डाले हैं, साइड में मैंने अलका जी, ये आपका स्लाइड चेंज नहीं हुआ है एटलीस्ट मेरे लिए। अच्छा, अब हुआ? नहीं, आप स्टॉप शेयर करके वापस शेयर करें। एक सेकेंड, वापस करते हैं। अब हुआ चेंज? हाँ। तो ये सात्विक आहार में हमने जो लिए हैं कुछ, जैसे फ्रूट्स हैं, फिर जो लिटिल मिलेट्स होते हैं, सेंटर में उसका पिक डाला है, और इधर लेंटिल्स का, और ऊपर वेजिटेबल्स। तो इस तरह से मैंने सारा इंक्लूड किया है कि ये चारों चीजें, इस तरह की चीजें हमारे सात्विक फूड स्टाइल में होनी चाहिए। सात्विक आहार आध्यात्मिक साधनों के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, और पवित्रता, सरलता और संतुलन पर जोर देता है। मतलब हमें बैलेंस करता है, हमारी कोई फिजिकल नीड है या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी बैलेंस करेगा। ताजे फल,
और सब्जियां, साबुत अनाज है जो होलसम ग्रेन्स वगैरह हैं, और लेंटिल्स है, ये हमें पूरी तरह से हमारे न्यूट्रिशियस वैल्यू को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं। जैसे हमारे को फैट की जरूरत है, हमारे को जहाँ विटामिन की, मिनरल्स की सब जरूरत है वो हमारे फ्रूट से, वेजिटेबल से होती है। फैट से हमें, और कार्ब्स, राइट, जो कार्ब्स मिलने चाहिए वो, और ग्लूकोज ये हमें अनाज से मिलता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कार्ब से। तो ये सब हमें न्यूट्रिशियस वैल्यू देते हैं। फिर सात्विक आहार आमतौर पर प्यार और ध्यान से, जो मैंने पहले भी आपको बताया, प्यार और ध्यान की भावना से बनाया हुआ हो तो हो, और मॉडरेट वे में हम उसे खाएं। हल्का हो, पचने में, भारी खाना हम खाते हैं ना कभी, तो हम देखते हैं कि हमें बहुत फुलनेस लगती है और कुछ काम करने के मन नहीं करता, सुस्ती आती। तो बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें ध्यान के पथ पे जाना है तो हमें इस तरह के भोजन अवॉइड करनी चाहिए जो हमें सुस्ती दे। रासिक आहार, जो 3 तरह के आहार है, उस समय मैं बेसिकली तामसिक पहले समझाना चाहिए था, लेकिन पीपीटी इस तरह से बनी हुई तो मैंने ऐसे ही बता दिया। कट्व, अम्ल, लवण और उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और दाहीन मतलब दाहा करने वाला, जो गर्मी पैदा कर ले। रुक्ष हो मतलब रूखा हो, जो तीक्ष्ण हो तीखा हो, और जो लवण युक्त हो, खट्टा हो, खारा हो। इस तरह के जो आहार होते हैं वो रासिक आहार होते हैं, मतलब मिक्स भोजन। हम कहते हैं ना जब 56 भोग बनाते हैं, जिसमें खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, खारा भी होता है, तीखा भी होता है। तो ये सारे जो टेस्ट मिलते हैं, जो हमारे 6 टेस्ट हैं टंग के, वो जब मिलते हैं तो वो एक तरह का रासिक भोजन होता है। सात्विक भोजन में मीठा और रस युक्त ज्यादा आता है, और रासिक में खट्टा, खारा, तीखा सब तरह के इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह के जो भोजन होते हैं वो रासिक भोजन होते हैं। रासिक भोजन से हमारे को क्या होता है, रासिक भोजन मसालेदार होते हैं तो हमें उत्तेजना प्रदान करते हैं, और उत्तेजना से क्या होता है, एक उत्साह जो बढ़ना चाहिए। समटाइम्स जरूरी भी होता है, जब हमें कुछ वर्क करना है तो हमें रासिक भोजन भी करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी जो नीड है। सात्विक भोजन हमें शांत बनाता है, लेकिन हम जब काम करने के लिए अगर प्रेरित नहीं होंगे या हम कर्मठ नहीं होंगे, तो रासिक भोजन अगर हम नहीं लेते हैं तो हम, मतलब एक उत्साह जो बढ़ना चाहिए, एक दौड़ दौड़ के काम करना, एक कहीं जाना है, कुछ काम करना है, या अपने कोई प्रोग्राम को हैंडल करना है, तो उस समय ऐसे डाइट की भी जरूरत होती है। जैसे हमारे वीर सैनिक सिपाही युद्ध पे लड़ने जाते थे, तो उनको उस समय रासिक भोजन अगर वो करके जाते तो उसमें एक उत्साह, एक जुनून बढ़ना हुआ होता था। तो वो भी समटाइम्स जरूरी होता है कि आप क्या करते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये डिपेंड्स उन पे करता है। आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आप सात्विक भोजन ले लें। आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो आप रासिक डाइट भी थोड़ा इंक्लूड करें। इस तरह से इनका तीनों का अपना अपना रोल है। रासिक खाद्य पदार्थ, मसालेदार व्यंजन, तले हुए खाद्य पदार्थ, और मतलब एडिक्टिव्स जो होते हैं, एडिक्टिव जो कलरिंग और वो एजेंट डालते हैं, वो इस तरह के होते हैं, और मानसिक इम्बैलेंस भी करते हैं। हमारे मेंटल को भी कभी पीस देते हैं, कभी इम्बैलेंस करते हैं। तो पीस देने के लिए हम सात्विक डाइट पे जाएं, और जब हम इम्बैलेंस होते हैं तो हम थोड़ा ध्यान रखें कि हमें कौन सी डाइट लेनी। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी परफेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। अब तामसिक भोजन कैसा होता है फ्रेंड्स, जो मतलब कलरिंग एजेंट जिसमें ज्यादा हो, और जो जैसे ड्रिंक्स वगैरह हो, जो बाहर के बंद डिब्बा भोजन है जिसमें हानिकारक केमिकल्स इंक्लूड किए गए हैं, इस तरह के जो होते हैं बाहर के डिब्बा बंद, और जो एक पूरे दिन रखे हुए पकाए हुए भोजन, जो पकाया हुआ भोजन पूरे दिन रह जाता है, जो स्टेल हो जाता है, उस तरह का जो बासी भोजन होता है वो तामसिक होता है। और हमें वो खाने से सुस्ती आती है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस मन में पैदा होता है, और हमारे मेंटल इमोशन को भी वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हमें क्रोध और घृणा, नफरत, ये जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे तामसिक डाइट से होते हैं। तो इस तरह से हम तामसिक डाइट को सोच सकते हैं कि उसमें प्राण ऊर्जा का बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ब्रेड बनी हुई है, बर्गर है, इनमें प्राण ऊर्जा नहीं रहती, क्योंकि आप इनको रखोगे तो ये बास जाएगा, लेकिन इनमें ग्रो नहीं होगा। जैसे हम अंकुरित मूंग है, प्राण ऊर्जा हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम मूंग खा रहे हैं, हमने उसको पानी में भिगो दिया तो वो अंकुरित होता जाएगा, उसमें रूट्स आते जाएंगे, यानी वो प्राण ऊर्जा से भरपूर है। तो ऐसे फूड हमारे को प्राण ऊर्जा देते हैं। और आयुर्वेद में वो हमारे ओजस को बढ़ाते हैं, हमारे जो शुक्र को। जो भी हम खाना खाते हैं उसके 7 धातुएं बनती, रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और फिर शुक्र। तो ये शुक्र कब बनता है, 1 महीने में जाके हमारा एक शुक्र में कन्वर्ट होता है। जो भी हम आज खाना खाएंगे वो 1 महीने में, एज पर आयुर्वेदा इस तरह से बता रखा है। तो हम आज जो खाना खाते हैं वो हमें 1 महीने तक इफेक्ट करता है।
तो इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा फूड खा रहे हैं, क्योंकि उसका ओजस बनने में हर 4-4 दिन में एक एक चीज बनती है न्यूट्रिशंस। तो ऐसा नहीं कि हमने आज खाया और आज ही हमारे को न्यूट्रिशन मिल जाएगी, उसका 2-3 दिन में जाके इफेक्ट आता है हमारे रक्त में। तो इस तरह से अब ये तीनों डाइट बताने के बाद में यौगिक डाइट पे आती है। यौगिक डाइट कैसा होना चाहिए हमें, जो हमारे आवश्यक पोषक तत्वों को, विटामिन को, एंटीऑक्सीडेंट दे, और हमें पूरी तरह से जो रंगीन सब्जियां, फल फूल हैं, फल फ्रूट्स हैं, वो हमें ज्यादातर सात्विक आहार देते हैं और हमारे मिनरल्स, विटामिन को बढ़ाते हैं बॉडी में। इसमें और हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको करने में मदद करते हैं। फ्रेश होते हैं, होलसम होते हैं, और लिटिल मिलेट्स ज्यादातर इसमें आते हैं। और ये हमारे एक ऊर्जा को, हमारे अंदर एनर्जी का संचार करते हैं। इनमें प्राण ऊर्जा भरपूर होती है और ये हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं। इसमें यौगिक आहार में मैंने ऊपर मिलेट्स लिए, किनोवा, ब्राइन राउस, बाजरा, साबुत अनाज निरंतर ऊर्जा से जो भरपूर होते हैं, और फाइबर सबसे ज्यादा इनमें होता है। तो फाइबर डाइट हमारी क्या होती है, हमारे प्रो बैक्टीरिया को एक्टिवेट करती है और हमारे अंदर जो भी विशुद्धि है, जो भी टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने में मदद करती है। तो हमें रिच फाइबर डाइट लेनी चाहिए। समटाइम्स अगर आप बहुत ओल्ड एज में है या बच्चे हैं या इस तरह के, तो आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करने चाहिए, वो भी आपको बॉडी की नीड को पूरा फुलफिल करते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स हमेशा गला के खाना, इनको 8 से 9 आवर्स तक पानी में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो वो अपना पूरा वो लाइव एंजाइम हो जाते हैं। जो भी फ्रेंड्स जो गलाते हैं और उसके बाद जो गलाने के बाद जो उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ती है, उसमें लाइव एंजाइम्स भरपूर हो जाता है, तो वो हमारे नीड को भरपूर करते हैं। इसमें मैंने कुछ घी और दूध और मक्खन सभी इंक्लूड किया है। तो ये हमारे यौगिक डाइट में आते हैं, जो कैमोमाइल, पेपरमेंट और तुलसी जैसे हर्बल टी, ये भी इंक्लूड आप कर सकते हो आपकी शुद्ध सात्विक डाइट में और यौगिक डाइट में। बेसिकली जो सात्विक डाइट है वो तो यौगिक डाइट ही है, लेकिन कुछ राजसिक भी उसमें से आप ले सकते हो। अभी हमें कुछ जो डाइट है जो हमें नहीं खानी चाहिए, योगासनों और प्राणायाम करने के पहले, मेडिटेशन करने के पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस टाइप की हमारी डाइट हो। मसालेदार, नॉनवेज, पनीर भी बेसिकली सुस्ती लाता है। पनीर डाइट भी हम कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा वीक हो रहे हो तो पनीर खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज ये पनीर भी थोड़ी सुस्ती प्रदान करता है, क्योंकि इसमें चीज और ये जो दूध से बनाई हुई आइटम है इसको बनाया हुआ था, तो इसको भरपूर इसमें फेट होता है। इसलिए ये फेट अगर हम ज्यादा खाते हैं, जितना डाइजेस्टेबल हो उतना ही खाना चाहिए। फेट 1 चम्मच से ज्यादा जरूरत नहीं होती हमारे बॉडी को रोज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो 1 चम्मच अगर देशी गाय का घी मिल जाए तो इट्स बेटर ऑप्शन फॉर अस। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि क्या ले सकते हैं। और फिर चाय भी हमारे को योगासन और जो भी ध्यान वगैरह में हमें हमारी एनर्जी को क्षीण करने का काम करती है, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा नहीं होती इसमें, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। योगा से पहले हम क्या खाएं, हम जो भी जो 8 पाद है, जो भी अष्टांग योग के ना, उसमें आसन प्राणायाम, बेसिकली योगा डाइट के लिए आसन प्राणायाम करते समय क्या ध्यान रखना है और मेडिटेशन में जाते समय हमें क्या ध्यान रखना है। तो हल्का फुल्का आप नाश्ता किए हुए भरपूर अगर डाइट ले लोगे तो आप ध्यान में भी नहीं बैठ पाओगे, है ना फ्रेंड्स। आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि एकदम भरपूर पेट खाना भर के खाते हैं हम, पेट भर के, तो हम ध्यान में भी अच्छे से नहीं मन लगा पाते, क्योंकि हमारा पूरा उस समय डाइजेस्टिव जो बॉडी है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वो पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। और उस समय हमारा जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो भी उधर की तरफ स्रावित करने का काम करते हैं। जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, भाई डाइजेस्टिव को ये चाहिए जाने, गॉल ब्लैडर जैसे हमारा एसिड रिलीज करता है, या हमारा पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करता है, तो उनके ऊपर कमांड ज्यादा जाता है। तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम आधे घंटे पहले हल्का फुल्का खाना खाया हुआ हो, और हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं तब तो सिर्फ लिक्विड डाइट ही हो तो ज्यादा बेटर है। सुबह का ऑप्शन बेटर रहता है, शाम का थोड़ा अवॉइड करते हैं। शाम को अगर खाया हुआ और लंच खाने के बाद आपका 3 घंटा हो जाए तब आप आसन प्राणायाम के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। और डाइट में हमें जैसे चावल है तो मतलब अभी का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, उसमें एक टाइम पे एक ही अनाज आप खाओ तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज आप अगर खा रहे हो तो
सिंपल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 प्लेट सलाद और 1 चपाती, इस तरह का भोजन मॉडरेट डाइट में कहा जाता है। तो इस तरह का हमें खाना खाना चाहिए और आधे घंटे बाद तक नहीं खाना चाहिए। जब भी हम प्राणायाम और योगासन करके उठते हैं तो हमें आधे घंटे तक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप लिक्विड डाइट ले सकते हो, लेकिन इस डाइट को अवॉइड करो। आहार क्या होता है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धो धैर्य चेतादयो गुणा प्रासादा आहार उत्थानम आत्म संयम दृढ़भु। हमारे आत्म संयम को बढ़ाने वाला, अनुशासन को, दृढ़ता को ले जाने वाला और आध्यात्मिक अभ्यास को स्थिर मन में कन्वर्ट करने वाला, मन को शांत करने वाला ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। ये हम जब आहार करते हैं ना, तो हम उसको चीज को रियलाइज कर सकते हैं। आज हमने क्या खाया, हमारा मन नहीं लग रहा है। आज हमने क्या किया, हमारा मन नहीं लग रहा है। ध्यान में हम उस गहराई को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हम खा करके भी महसूस कर सकते हैं हम, जैसे जो आहार लेते हैं। तो यौगिक आहार में पोषण को किसी शरीर और मन के स्वास्थ्य से जोड़ने वाली अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है और मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। वेजिटेरियन डाइट जो होती है हमारी, वो बहुत बेस्ट होती है, जो हमें सात्विक फूड के उसमें भी इंक्लूड करते हैं, यौगिक डाइट में भी इंक्लूड करते हैं, और जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे ले जाती है। हमारी अनवरत जो प्रोग्रेस होती है वो वेजिटेरियन डाइट से होती है फ्रेंड। वेजिटेरियन डाइट में भी 4 तरह की डाइट तो इंक्लूड आप कर सकते हो। वेजिटेरियन डाइट में आजकल वेगन डाइट भी होने लग गई है, और सेमी वेगन, मतलब जिसमें दूध वगैरह भी इंक्लूड होता है। पर ये आप ध्यान रख सकते हो कि हम मतलब दूध कैसे लें जो गाय पे हिंसा नहीं हुई हो, जो मतलब हमारा जाना पहचाना या हमारे घर पे पली हुई गाय है, तो हम उसका दूध और दही और छाछ या घी मक्खन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे वेगन बनना है या हमें सेमी वेगन या 4 तरह के ऐसे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट पे हमें जाना है। तो वो हम अपने डेली रूटीन के हिसाब से, हमारे काम क्या है, हमारा वर्कआउट कैसा है, उसके हिसाब से हम वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर ताजा हो, फ्रेश हो और सरल हो। सीधा सरल भोजन कौन सा होता है? जो प्लांट बेस्ड डाइट होता है। ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज, यही सीधे सरल होते हैं, जिसमें कोई हिंसात्मक क्रियाएं नहीं की जाती। और एक जो कॉन्सेप्ट आता है डाइट में, वो होता है मीठाहार। मीठाहार कैसे करना चाहिए, जो गैरन संहिता के हिसाब से बताया। गैरन संहिता में और हमारे हट प्रदीपिका में और इस तरह की जो स्पिरिचुअल बुक्स है, उसमें सब में मीठाहार का कॉन्सेप्ट बहुत है। मीठाहार जैसा हमारा जो हम स्टोमक है उसके हम 4 पार्ट कर ले, तो आधा हमें भोजन करना चाहिए, 1/4 हमें पानी के लिए रखना चाहिए और 1/4 हवा के लिए, तभी वो मीठाहार कहलाता है। तो मित यानी कम खाया हुआ, हमें भूख है उसका आधा ही खाए हम, तो वो मिताहार भोजन है। और वो हमें बहुत ही सही, मतलब हमारे सारे मतलब माइंड को भी पुष्ट करने वाला, हमारे माइंड एंड फिजिकल नीड को कंप्लीटली टर्न अप करता है। इसमें मिताहार के इफेक्ट कहाँ होते हैं? हमारे माइंड को पीसफुल करने में, हमारे बॉडी को फिट रखने में, कंट्रोल करने में, और हेल्थ और वाइटलिटी को, हमारे स्ट्रेंथ को और रिलैक्सेशन को देने में वो हमारे हेल्प करते हैं। और इजीली डाइजेशन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी डाइजेशन करने के लिए पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। जो प्रकृति के जो 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जो ये 5 तत्व है, वो पूरे 5 तत्व कोई भी चीज को करने में चाहिए। तो अभी हम जैसे कुछ खाना खाते हैं, तो वो खाना क्या हुआ, वो पृथ्वी तत्व हुआ, लेकिन उसमें पानी जो मिलाते हैं वो जल तत्व होता है, उसमें एयर जो जाती है वो वायु तत्व होता है। और जो हमारे जो स्टोमक से जो हमारा जो एसिड सिक्रीट होता है, जो भोजन को पाचन करने का काम करता है, वो अग्नि तत्व होता है। तो इस तरह से ये सब तत्व मिलते हैं, जब जाके हमारा फूड का डाइजेशन अच्छा होता है। तो हम बैलेंसिंग वे में अगर खाते हैं, तो हमारे वात, पित्त और कफ, जो 3 दोष है प्रकृति के, वो बैलेंस रहते हैं। और प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता, पवित्रता और मेंटल लेवल पे हमारी बढ़ती है, ये अगर हम मिताहार करते हैं तो। और कौन से फूड हमें अवॉइड करने चाहिए और कौन से हमें खाने चाहिए, तो एक शॉर्ट समरी में मैंने ये इंक्लूड किया है। होलसेम ग्रेन, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हर्ब्स, फ्रेश फूड एंड जूसेस, अनप्रोसेस्ड एंड एडिक्टिव एंड प्रिजर्वेटिव फ्री फूड, ये हमें डाइट में लेने चाहिए। और पर मॉडरेट वे में और प्योर हो, बनाते समय ध्यान रखा हो, भोजन भगवान को अर्पण करके खाओ, माइंडफुल ईटिंग करो, कुछ भी और चीज चलाते हुए हमें
खाना नहीं चाहिए। सिर्फ हम जब खा रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे अंदर, मुंह के अंदर 32 दांत है तो 32 बार कोई भी कोर को चबाओ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सबके साथ जल्दी जल्दी में खाते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना ध्यान रखें कि 20-25 बार तो हम चबाए ही चबाएं। फूड तो भी अवॉइड, कौन से अवॉइड करने? जो भी मांसाहार फूड है, मीट, फीट और जो भी कैफीन, अल्कोहलिक फूड है उनको अवॉइड करें। स्पाइसी, सोर, बीटर और ड्रिंक्स वगैरह जो भी फूड्स हैं जो स्टेल हैं, ओवरनाइट कल्टीवेटेड, जो ओवरनाइट रखे हुए हैं और फिर बासी भोजन हो जाते हैं और फिर हम उसको खाते हैं, तो वो हमारे फूड को नहीं खाना चाहिए। फूड 3 तरह के होते हैं एज पर छांदोग्य उपनिषद। तो जैसे लिक्विड फूड, सेमी लिक्विड फूड और हार्ड फूड। तो जब भी हम कोई फूड खाते हैं उसका न्यूट्रिशंस कैसे बनता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से वो मिनिक फूड में कन्वर्ट होता है, यानी उसकी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू रक्त में जाती है, और उसके बाद वो शटल फूड में कन्वर्ट होता है, यानी और उसकी जो प्योरिटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फूड का पाचन हमारे मुंह में होता है, सलाइवा के अंदर, और कुछ फूड का पाचन हमारे स्टोमक में होता है। स्टोमक से भी आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पाचन होता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में उसके कुछ पोषक तत्व और लिए जाते हैं, ताकि जो जो हार्ड पोर्शन बचता है वो एनएस के थ्रू हमारा जो टॉक्सिन जो पोर्शन बचता है वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारे फूड कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले पाचन होता है कुछ गुदली जैसा बनके, और हमारे मुंह के सलाइवा से मिलकर के, सलाइवा जो लार ग्रंथि है होती है हमारे, वहां से हमारे फूड का पाचन होता है। वो मैंने पिक्चर ली नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्बली। तो वो इस तरह से पाचन होके फिर हमारे फूड पाइप से गुदली की तरह गोला बन करके और नीचे स्टोमक में जाता है वहां, और स्टोमक जूसेस मिलते हैं, जो भी स्टोमक के एसिड, और फिर बाद में हमारे इंसुलिन, हमारे गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो भी केमिकल है, ये तीनों मिलकर के फिर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और ये सब स्टोमक में मिलते हैं। स्टोमक में नीचे की तरफ जाता है फूड डाइजेस्ट होकर के, और वहां से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कुछ पार्ट जो रक्त में भेजा जाता है, जो वो वहां पे न्यूट्रिशियस वैल्यू को ले लेता है, और फिर वो ब्लड में चला जाता है। फिर वहां से भी और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां से भी कुछ फूड का पाचन, जो प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो निकलते हैं वो वहां से निकलते हैं, वो वहां पे पाचन होता है। और कुछ मिनरल पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में सोखा जाता है। जो भी पानी होता है उसमें पानी के रूप में जो भी मिनरल होते हैं, जो भी प्रोबैक्टीरिया होते हैं, वो वहां से सोख करके और हमारे ब्लड में उसको भेजते हैं। इस तरह से सब जगह से पाचन होता हुआ फूड हमारे जो वेस्ट पार्ट है वो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू और कुछ एनस के थ्रू निकल जाता है, और जो उसका जो रस युक्त रस, मेद, मांस, मज्जा इस तरह से धातुओं में कन्वर्ट होता है और आगे की तरफ जाता है। जो शटल पार्ट होता है हमारा, जो न्यूट्रिशन का जो शटल पार्ट होता है, वो माइंड को इम्प्रूव करता है। सॉलिड में से जो लिक्विड बनता है वो थोड़ा हमारा बॉडी में जाता है, फेसेस में, और फिर थोड़ा टिश्यूज में कन्वर्ट होता है, टिश्यूज को पुष्ट करने में मदद करता है, और जो उसका शटल पार्ट है वो माइंड में जाता है। और लिक्विड डाइट जो होती है वो यूरिन में चली जाती है, जो उसका जो ग्रोस फूड का जो बचता है वो यूरिन में जाता है। सॉलिड पार्ट में जो पोटी में जाता है, जो एनस के थ्रू, लिक्विड पार्ट यूरिन में जाता है, और जो एनर्जी गिविंग फूड है वो बोन में जाता है। इसी तरह से जो मिनिट फूड है, मिनिट फूड में कन्वर्ट होता है। जो सेमी फूड जो होता है, ना तो मतलब लिक्विड है ना जो सॉलिड है, उसका जो फूड है उसका कुछ पार्ट टिश्यू बनता है और कुछ पार्ट फ्लूइड में चला जाता है। हमारे जो अदर फ्लूइड्स ऑफ बॉडी है, जैसे हमारे नी के जॉइंट में फ्लूइड्स रहते हैं, जो मतलब लिक्विड चिकनाई युक्त जो पदार्थ होते हैं, और फिर जो नर्वस सिस्टम में जाता है। और फिर जो शटल पार्ट है वो माइंड में, प्राण ऊर्जा में और स्पीच में, जो हम बात करते हैं उसमें भी हमारे प्राण में ऊर्जा लगती है। इस तरह से हमारा जाता है। अभी मैंने ये सात्विक और राजसिक और ये सब बताया। उसके बाद हम एक चीज देखेंगे, जो हमारे भगवान को प्रेयर करके जब हम करते हैं तो माइंडफुल, टेकन माइंड एंड पीसफुल नोट ऑन व्हेन वन इज मेंटली डिस्टर्ब। हमें कब खाना नहीं खाना चाहिए? जब हम मेंटली डिस्टर्ब हो तो हमें उस समय खाने को अवॉइड करना चाहिए। और जब हमारी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो, राइट स्वर जो हमारा, तब हम भोजन अगर करते हैं तो पूरी तरह से हमारा भोजन का पाचन हो जाता है। या फिर हम भोजन को मतलब
कर लिया है, हमने सपोज लिक्विड डाइट ली है, तो हम चंद्र राइट साइड से हम अगर सो गए हैं तो हमारी लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, तो हमारे जो हमने लिक्विड लिया है वो भी पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। और अगर हमने सॉलिड फूड लिया है, कहते हैं कि पानी को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, तो पानी हम आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक अवॉइड करते सॉलिड फूड के पहले, जो लंच और डिनर है। तो उसमें अगर हमने खाना खा लिया और उस समय हमने ध्यान नहीं रखा स्वर का, तो लेफ्ट करवट अगर हम सोते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाती है और हमारे खाने का पाचन बहुत अच्छे से होता है और उसकी फुल न्यूट्रिशंस वैल्यू हमारे बॉडी को मिलती है। तो ये सब चीजें भी हमारे योगिक डाइट में बताई गई है और बहुत अच्छी, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम कैसा भी खाना खाते हैं एक बार हमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये भी अल्टीमेटली बहुत हमें इफेक्ट करता है। और अब पंचकोश की तरफ जाते हैं, जो हमारे बॉडी के जो 5 कोश हैं। वैसे तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, जैसे सेल्फ कल्चर में तो 7 हमारे जो कोशा, जो हमारी 7 बॉडीज है, लेकिन जो योगिक उसमें बताया है हमारे 5 कोशास हैं। उसमें से फर्स्ट जो कोश है फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में जो हमारा जो अन्नमय कोश कहलाता है, वो हमारे अन्न से बनता है। हमारे पानी, जल, पानी, अन्न और जो हम लिक्विड डाइट और हवा, इन तीनों से जो भोजन बनता है उससे हमारी फिजिकल बॉडी बनती है, हमारी अन्नमय कोश बनता है। तो अन्नमय कोश में हमारे फिजिकल बॉडी में क्या होते हैं, जब हम अन्नमय कोश में होते हैं तो हमारे डीएनए, सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम ये बनते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें इस बॉडी को हमें बैलेंस करने के हम किससे, योगा से, आसनों से और प्राण ऊर्जा से, प्राणायाम से और वेजिटेरियन डाइट से हम इस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो हमारी प्राणमय कोश होता है उसमें हमारी ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड और चक्रास और नाड़ीज और प्राणास, तो ये ची और की और यान और यिंग ऊर्जा जो एक्टिवेट होती है वो हमारी इस बॉडी से होती है, प्राणमय से। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जब 5 कोशों को एक साथ देखें तो वी ऑल कोशास आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर आपने विज्ञानमय कोश पे ध्यान दिया है, आपने अपनी हायर मेंटल बॉडी को एक्टिवेट किया है, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी है, सज्जन संगत किया है, तो हम गलत चीज खाएंगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि हमारी अल्टीमेटली हमारे इमोशन कंट्रोल होंगे, मनोमय कोश कंट्रोल होगा। मनोमय कोश में हमारी थिंकिंग, फीलिंग, फियर्स, डाउट्स एंड मोटिवेशन आता है। तो ये भी हमारे आहार से समटाइम्स एलिवेटेड होता है। अगर हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें, जैसे कहते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन फूड में अगर किसी का मांस अगर किसी को मारा गया है और उसकी उस समय उसको जो डर था वो अंदर हमारे डर हावी हो जाता है आहार में, तो उससे भी हमें डर लगने लगता है। हमें समटाइम्स हमारा अनकॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमें गलत गलत फीलिंग आने लगती है, हमें डरावने सपने आने लगते हैं। तो ये भी हमें डिस्टर्ब करते हैं कहीं न कहीं। तो सभी हमारा आहार भी डिपेंडेड है और हमारी सोच भी डिपेंडेड है। अगर हम अच्छे सोच के साथ विज्ञानमय कोश को एक्टिवेट करते हुए खाते हैं तो हमारा मनोमय कोश भी एक्टिवेट रहता है, हमारा प्राणमय कोश, हमारी एनर्जी, प्राणमय कोश क्या है, बेसिकली एनर्जी, तो हमारी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस रहती है अगर हम ढंग से सोच के अच्छे इमोशंस के साथ खाना खाते हैं। तो इसलिए कहते हैं खाना खाते समय पीसफुल माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। आप बैठो, भगवान को अर्पण करो, प्रेम से हाथ जोड़ो और फिर उस खाने को खाओ पूरी तल्लीनता के साथ। कुछ दूसरे डरावने सीन नहीं देखते हो। बहुत सारे जो टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठ के खाना खाते हैं, पिक्चर देखते हुए खाना खाते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सीन से जो हमारे इमोशन एलिवेटेड होते हैं वो इमोशन हमारे फूड में मिल जाते हैं और वो हमारे फूड को पाचन करने में वैसे ही न्यूट्रिशंस देंगे। अगर डर है तो डर देंगे, फियर है तो फियर देंगे। इस तरह से हमारे क्रोध आ रहा है, क्रोध वाले सीन देख रहे हैं तो क्रोध हमारा एक्टिवेट होगा इस तरह से। और फिर वो टिश्यू भी वैसा ही डैमेज टिश्यू बनेगा, डैमेज सेल्स बनेंगे। तो अल्टरनेटली ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। तो हमें ब्लिस की प्राप्ति कब होती है, जब हम बहुत सात्विक फूड शांति से बैठ के भगवान को अर्पण करके और माइंड से ईटिंग करते हुए हम जब खाते हैं तो हमें अल्टीमेट ब्लिस को देते हैं। तो ये मैंने कोशास को यहाँ एक्सप्लेन किया है कि अल्टीमेटली कोशास भी हमारे, तो जो कोशास है वो हमारे माइंड को एक्टिवेट करने का काम करते हैं हमारे। मैं एक मिनट स्टॉप शेयर कर दूं। और कुछ चीजें मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे वेजिटेरियन डाइट है तो उसमें हम वेजिटेरियन डाइट में डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं थोड़ा बहुत मॉडरेट वे में, मिल्क एंड बटर, और ईटिंग होलसेम ग्रेन ज्यादा से ज्यादा खाओ।
फिर ब्राउन राइस, बार्ले, व्हीट, ये मैंने उसमें भी इंक्लूड किया है। ड्रिंकिंग प्योर वाटर, वाटर भी हमारा प्योर होना चाहिए। और अब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल, उससे नहीं हो। अवॉइड साल्टी, बिटर, स्टेल एंड स्कॉच और चेरी फूड। इस तरह के फूड हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कड़े हो, खट्टे हो, खारे हो, तीखे हो। उनको मॉडरेट, कभी अगर ठीक है कभी ले लिया वंस इन अ वाइल, तो अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के फूड हमें अवॉइड करते हुए, ध्यान रखते हुए खाना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ मेरा कुछ शेयरिंग था जो मैंने पूरा किया। अभी किसी को कुछ और थोड़ा जानना हो तो पूछ सकते हैं, या फिर अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। वेलकम ऑल। आप सबके वीडियोस बंद हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो फ्रेंड्स? यस यस, सुन पा रहे हैं। तो कुछ कैसा लगा आप लोगों को? मतलब कि वैसे तो सबको जानकारी है ही, ये हम सुनते रहते हैं, करते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, तो थोड़ी जानकारी तो है ही। कर्ड एट नाइट, व्हाई वी शुड नॉट कर्ड। अच्छा, कर्ड की तासीर गर्म होती है और उस समय हमारे एसिड को बढ़ा देती है, तो हमें कर्ड को रात को अवॉइड करना चाहिए। और अलका जी, मैं और एक चीज कहती हूँ, मतलब आपसे भी कंफर्म करना चाहूंगी कि जो भी अनाज हम खाए, अनाज मतलब मोटा हो या मतलब ये गेहूं, मिलेट हो। चावल, हाँ हाँ, मिलेट हो। तो वो हमेशा फर्मेंट करके खाना चाहिए और पुराने हो वैसे खाना चाहिए, ऐसा है कुछ? और नहीं, मतलब कि अगर उसमें गेहूं होलसेम, भी आ गया, उसमें चावल भी आ गया वैसा। और हम्म, गेहूं का अभी जो है वर्जन जो मार्केट में मिलता है, उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जो नेटिव है, मतलब जो 150-200 साल पुरानी जो प्रजातियां हैं गेहूं की, उसमें ग्लूटेन मतलब जैसे जवार बाजरी में रहता है उतना ही कम रहता है। वैसे वाले गेहूं भी मिलते हैं आजकल मार्केट में, तो गेहूं नहीं खाना खपली चाहिए। गेहूं उसी में आते हाँ, हैं, खपली गेहूं। खपली में और सोना मोती। हाँ, सोना मोती दो तरह की है, तो वो हमें मतलब वो खा सकते हैं क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है, और ज्यादातर ग्लूटेन की वजह से ही गेहूं खाने के लिए मना करते हैं, तो वो हम खा सकते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, ग्लूटेन के पीछे रीजन है कि हमारी आंतों में चिपक जाता है और जल्दी से सफाई नहीं होती है ना। हाँ। तो फाइबर डाइट हमेशा होनी चाहिए बॉडी में। फाइबर डाइट जाती है, किसी ने लिखा है वाई कुकुम्बर नॉट इन नाइट एंड व्हाट द वे ऑफ, समझ में नहीं आया, एक सेकेंड मैं बाद में देखती हूँ। हाँ। तो हाँ, वो ग्लूटेन डाइट में क्या होता है, वो आंतों पे चिपक जाती है। तो अगर हम फाइबर डाइट भी प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं, जैसे हमारे थाली में सलाद भी है, तो आप हम्म। चपाती भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। ओके। बस ये हमें ध्यान रखना है कि हमें एक टाइम पे एक अन्न खाना है। जैसे चावल खा रहे हो तो आप चावल ले लो, अच्छा। क्योंकि हमें बहुत लाइट भोजन करना है, जैसे बहुत ज्यादा तो खाते नहीं। हम्म। छप्पन भोग में जैसे अलग अलग तरह के हम भोजन करते हैं जो आजकल शादियों में होते हैं, तो उससे हमारे बैलेंस इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी का। इम्बैलेंस हो कि जाता है। कुछ चीज हमें 3 घंटे में हजम हो जाती है, कुछ चीजों को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ चीजें 1 घंटे में ही हजम हो जाती है। तो हम लिक्विड राइट। भी ले रहे हैं साथ में, प्लस हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम वो भी खा रहे हैं, तो सब साथ में खाने से क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगा और एसिड वो पड़ा रहेगा स्टोमक में। पड़ा रहेगा, जो हाँ। मतलब जो 3 घंटे में पड़ा है, उसके साथ फ्रूट भी आधे घंटे में पचने वाला, वो भी 3 घंटे तक पड़ा है, तो वो क्या करेगा, एसिड सिक्रेट करेगा और बहुत गंदे केमिकल्स सिक्रेट्स होंगे अपने स्टोमक से, जो हमारे पूरे हेड तक जाएंगे। समटाइम माइग्रेन हो रहा है, ये हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि हमारा खाना अनडाइजेस्टेड पड़ा है, जो वो गैसेस पैदा कर रहा है बॉडी में। ओके। वो गैसेस पैदा होने से हम बीमार होने लग जाते हैं फिर। तो वो चीजें अच्छा। ध्यान रखनी है कि हम एक टाइम पे एक मिलेट डाइट लें, एक कोई सी भी डाइट लें, ताकि वो हमें मतलब सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है, तो वो कुछ पाचन में सही रहे। मैम, व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑफ डिनर टू मेक इट डाइजेस्ट प्रॉपरली? ओके, ऐसे आयुर्वेद को देखा जाए, मैंने एक पीपीटी भी बनाई है साइकेट्रिक रिदम की, कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। तो साइकेट्रिक रिदम में भी जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसके हिसाब से हमें 7 to 8 के बीच में खाया हुआ खाना डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, क्योंकि उसके बाद 9 से 11 के बीच में हमारा गॉल ब्लैडर एक्टिवेट हो जाता है, जो एसिड सिक्रेट करता है अगर हम जगते रहते हैं तो और खाने की नीड जरूरत होती है। हम ज्यादा जगते तो समटाइम देखा होगा भूख लगने लग जाती,
क्योंकि उस समय एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। 9 से 11 के बीच में हम अगर सो जाते हैं, एटलीस्ट 10 बजे तक हम सो जाते हैं, 11 बजे तक, तो हमारा वो जो सिक्रेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का जो सिक्रेशन होता है वो थोड़ा मॉडरेट में, जितना हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए उतना ही होता, नहीं तो वो फिर करता रहता, क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो उससे भी हमारे समटाइम्स एसिड बढ़ जाता है। और एसिड हमारे शरीर में दोष तो 3 ही है, वात, पित्त और कफ। अगर पित्त बढ़ गया है तो पित्त से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएगी, अग्नि बढ़ जाएगी हमारे शरीर में, तो इस तरह से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर हम कफ वाला बॉडी, वैसे अगर आप देखोगे ना तो वात, पित्त और कफ तीनों पूरे दिन रहते हैं। सुबह हम उठते हैं तो हमारा कफ प्रधान बॉडी होती है एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। दिन में पित्त होता है, तब हम खाने को हजम कर सकते हैं। 1 से 2 के बीच में अगर हम लंच करते तो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। या शाम को आयुर्वेद में बोला है कि संध्या के पहले, यानी संध्या होती है हमारी जैसे 5 बजे से 6 बजे के, 5:30 से 6 के बीच में संध्या होती है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है। उस समय कुछ भी नहीं खाना चाहिए, न मॉर्निंग संध्या में न इवनिंग संध्या में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और कहते भी कि उस समय ध्यान का समय होता है, उत्तम समय होता है वो ध्यान का। तो उस समय अगर हम खाना खाते हैं तो अनडाइजेस्टेड पड़ा रहता है बॉडी में, और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहती है हमारी। तो हमारी जब स्वर, हमारा जब स्वर, ये राइट स्वर प्रधान हो, जब एक्टिवेट हो सूर्य स्वर, तब हम खाना खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये हमारे जो स्वर होते हैं हर पौन घंटे में चेंज होते हैं। उस हिसाब से अगर आपने खा लिया है इनकेस कभी अलग टाइम पे ना, तो उस समय लेफ्ट करवट हो जाओ तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं हमारे स्वर को, तो उससे भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। फिर डाइजेस्टेड फूड कभी भी कोई बीमारी नहीं देता, और अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा है अगर बॉडी में तो वो बीमारी देगा ही देगा, 100% देगा। तो हम कैसे क्योर रहें, कैसे स्वस्थ रहें, ये हम खाने को किस तरह से खाएं और कैसे खाएं उससे हम डिपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जो मैंने वात और पित्त और कफ का बताया ना, सुबह सुबह हमारा कफ एक्टिवेट रहता है, हाँ, दिन में हमारा पित्त रहता है, और शाम के समय जो 4 to 6 का टाइम होता है उस समय वात एक्टिवेट हो जाता है, 3 से 5 के बीच में। तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस समय हम खा रहे हैं तो उसके अपोजिट खाएं। जैसे वात प्रधान चीजें खा रहे हैं हम, जैसे सूखी चीजें हैं वो वात प्रधान होती है, जो ऑयल से भरपूर नहीं होती, तो और वात को बढ़ाएगा। अब जैसे कफ एक्टिवेटेड रहता है उस समय हम कफ वाली चीजें खा रहे हैं तो वो भी बहुत हमारे को बिगड़ नुकसान रहा है। करेगा। जैसे दही कफ करता है लेकिन वो पित्त प्रधान भी है, उसमें गर्मी है, ऊर्जा है, तो वो हमें मतलब सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग के टाइम पे नहीं खाना है, या दिन में छाछ के रूप में लें हम। वैसे तो हमारे आयुर्वेद में तो ऐसा ही कहा है कि दही खाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हाँ, ओनली छाछ लेनी चाहिए, पतली छाछ, यस, वही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको खाना ही पड़ रहा है तो दिन के टाइम पे फिर भी आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। और ये सर्कैडियन रिदम जो आपने बताई वो सबकी एक जैसी होती है या सबकी अलग अलग हो सकती नहीं, है? एक जैसी होती है, जैसी हम जैसा खाना खाते हैं वैसे भी बनती जाती है, जैसा हम सोते हैं। स्लीप से, बेसिकली स्लीप से इफेक्ट होता है इसका। अगर हाँ, हमारी नींद भरपूर मात्रा में हो जाती है तो जो ओरिजिनल, जो बैलेंस वे में होनी चाहिए वो रहती है। या फिर हम जैसे रोशनी से ये एक्टिवेट होती है, सनलाइट में जैसे ऊर्जा है, सनलाइट है, तो वो उस समय मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, उसको सिक्रीट करती है। तो वो ही मेलाटोनिन ही हमारे बॉडी की साइकेट्रिक रिदम को बैलेंस करता है। तो अगर ओके, आप जगते ही रह रहे हो, 1 बजे तक आप जग रहे हो, तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है उस समय, उसको पता नहीं चलता है कि क्या करना है, और फिर राइट, पूरी साइकेट्रिक रिदम हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उससे भी हमारी रिदम, मतलब हमें मेलाटोनिन क्या है कि जो संध्या अस्त हुई उसके बाद 9 बजे तक या 11 बजे तक हम सो जाते हैं, तो हमारा मेलाटोनिन वर्क करने लगता है उस समय। और जब सूर्य उदय होता है तब वो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। तो वो ध्यान रखता है कि हमें कैसे हमारी रिदम देनी है। वो फिर नीड के हिसाब से, अगर हम सही ढंग से सोते हैं, सही ढंग से उठते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा काम सिस्टमेटिकली चलेगा, पूरा प्रॉपर वे में। 4 बजे नींद खुल जाएगी, 4 बजे हमारा कफ बॉडी एक्टिवेटेड होता है, 4 बजे हमारा मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है, हमारे लंग्स में रहती है सर्कैडियन रिदम। तो उस समय अगर आप ऐसी में ही सोए जा रहे हो, उस समय आप ठंडक की चीजें, ठंड में हो, मतलब एसी के अंदर हो, भरपूर ठंडी कर रखी है आपने, तो फिर आपका कफ बॉडी में बनता जाएगा और वो बिगड़ जाएगा। तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हम नेचुरल हवा में आ जाएं 4 बजे, जो नेचुरल ओके, हवा होती है, तो उस समय फिर हमें कोई डिजीज नहीं होगी। तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। इस तरह से 12 बजे का टाइम है तो हार्ट का टाइम है वो, तो उस समय आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए,
आप अगर स्लीप मोड में आ गए, थोड़ी देर आप पलंग पे लेट गए हो, या आपने शवासन कर लिया या रिलैक्सेशन कर लिया या आप ध्यान में चले गए, ये सब हमारे रिलैक्सिंग है बॉडी के और माइंड के, तो उस समय हमारा फिर हार्ट सही से काम करेगा। नहीं तो वो दोपहर 12 बजे, दोपहर को 12 दोपहर 12 बजे का टाइम, ओके जो 12 से 1 के बीच का। फिर 1 बजे आप खाना खाते हो तो उसका डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि उस समय स्टोमक एक्टिवेट होता है, स्टोमक में साइटेटिक रिदम चलती, तो वो उस समय एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से पूरी हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिपेंडेंट करती, हमारे बीमारी का कारण भी बनती, और ये सारी स्लीप साइकिल से और हमारे सन ऊर्जा से, जो हमारी जो डे की जो प्रकाश है उससे डिपेंड करता है। तो फिर आपने जैसे कहा कि लाइट से ये सर्कैडियन रिदम चलती है, तो रात में हम लोग जब ब्राइट लाइट करते हैं घर में, तो वो करनी चाहिए, ट्यूबलाइट्स में रहना चाहिए या डिम लाइट में रहना चाहिए? डिम लाइट में रहना चाहिए। डिम लाइट में रहना चाहिए एक बार हाँ, रात को 9 बजे बाद कहते हैं कि लाइट ऑफ कर देनी चाहिए, इवन गजेट्स भी जो है हमारे बाहर रख देने चाहिए, पर हम कर नहीं पाते ये सब चीजें। हाँ, वो कर नहीं पाते, लेकिन डिम लाइट में रहना चाहिए रात को 9 बजे के बाद। हाँ, ओके, डिम लाइट में रहना चाहिए 9 बजे बाद, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक्टिवेट हो जाता है 9 से 11 के बीच में। राइट। तो उस समय जो हमने 8 बजे जो खाना खाया है ना, उसको पचाने जितना काम करेगा। आप जगते रहोगे तो वो और एसिड सिक्रेट करता रहेगा। बराबर है, समझ गई। हाँ, मेरे घर में काफी लोगों को भूख लगती है, रात को जगते हैं तो हाँ। भूख लगती है, तो अभी रीजन समझ में आया कि क्या है। मैंने ये उसमें योगा के उसमें भी साइकिलिंग रिदम का पूरा समझाया हुआ है, और कभी अभी मेरे हमारे इस हस्बैंड को प्लेटफॉर्म लगती पे भी है, हम करेंगे। मेरे हस्बैंड को रात को भूख लगती है, अभी मेरे पास आंसर है नहीं उसका। तो कितनी बार बच्चे पढ़ते हैं ना, रात को पढ़ते हैं तो उनको भूख लगती है। क्यों लगती है? उसके हाँ पीछे यही होता है कि आप रात को जग रहे हो तो उनको इम्बेलेंस हो गया, उनको पता चल रहा है कि इनको और जरूरत है एसिड की, हाँ क्योंकि हाँ, तो फिर और एसिड सिक्रेट होता है, तो ज्यादा सिक्रेट हो जाता है समटाइम्स, तो पित्त बढ़ जाता है बॉडी में। पित्त बढ़ जाता है। राइट राइट। हाँ, वैसे रात को खाना नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं, हाँ, लेकिन रात को भूख भी नहीं लगती खाना है चाहिए, अगर अवॉइड जगते करना हैं चाहिए। तो। ऐसे तो आयुर्वेद में तो रात को दूध 9 बजे बाद आप दूध ले लो बस, लेकिन हाँ अब दूध बस। कैसा ले रहे हो वो अब आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें शुद्ध मिल रहा है तो ले, नहीं तो नहीं ले, अवॉइड करें। अभी दूध है ना, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो हाँ, गया। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन जरूरत भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है जरूरत। नहीं, लेकिन हाँ आप वो उसको तो किस वे में अग्री खाते अभी, हो, एक लेकिन चम्मच घी ले लो तो वो ग्रीसिंग का काम करता है, जॉइंट के लिए, बोन के लिए हमें थोड़ा जरूरत भी है उसकी। यस यस, आई तो अग्री, आई टोटली अग्री। लेकिन अभी वही है कि पता नहीं, मतलब बहुत अब सारे ये ध्यान रखते हैं, हम हैं। लोग भी मंगाते हैं तो ध्यान रखते हैं, गांव में अगर शुद्ध कोई किसान लोग कर रहे हैं, उसको अच्छे से कर रहे हैं तो मंगा लेते हैं, वही यूज करते हैं। इस तरह से थोड़ी अवेयरनेस दौड़ाते रहते हैं, कहीं कहीं नहीं, मतलब चलाते। मैंने ढूंढा मिल्क फंडर, अभी उसको सारे क्वेश्चंस पूछे उसे, सब सब वो भी मतलब एजुकेटेड है, और वैसे बोला है कि हाँ मैं नहीं यूज करता हूँ ये वो। अपनी तरफ से तो हम लोगों ने सारा चेकलिस्ट चेक कर दिया कि हाँ ठीक है, ये हार्मोन फ्री है, ये है, गाय का दूध है, वैसा करके। लेकिन फिर आगे चल के पता नहीं ना कि क्या है कि क्या नहीं, हाँ, ऐसा। लेकिन आई अग्री पर कि ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ कि जो जरूरत है बॉडी की नीड हो वो खाना चाहिए, लेकिन उसको माइंडफुल ईटिंग करो, भगवान के अर्पण करके खाओ। जैसे मीरा बराबर ने है, जहर का प्याला भी भगवान के अर्पण करके पिया तो वो अमृत बन गया। अमृत बन तो गया। हम हाँ, अगर अच्छे मन से खाते हैं कोई चीज ना, तो वो हमें न्यूट्रिशंस नहीं देती है। अभी मुझे थोड़ा रियलाइज होता है कि कुछ भी खाओ, आप गिल्ट मत रखो। हाँ, बस वही गिल्ट रखते हैं ना, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, गिल्ट रखते हैं तो। तो गिल्ट आएगा ही नहीं, हम उसको भगवान को अर्पित कर दें, मन से हाँ बोलते हैं कि तेरे अर्पण है, जो दे रहा है राइट। सबके को संतोष दे, तो वो हाँ हाँ, अपना संतोष बस देगा। वही है, अभी वही है कि भगवान को अर्पित करके खाना खाओ, और गिल्ट, हाँ, बिना गिल्ट के खाना खाओ बस। ठीक थैंक है यू सर। सो मच अलका जी, बहुत मजा आया। मैंने ट्राई किया है थोड़ा बहुत तो समझाने का, ऐसे इंग्लिश में भी मेरे पास बनी हुई है पीपीटी, पर मैंने ये अभी हाँ समझाई थी तो मैं अभी अलका मैंने कहा जी, चलो यही बता देती हूँ शॉर्ट में, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो मैंने कहा ठीक है। अलका मैम, हाँ जी। पता कैसे चलेगा कि कौन सा खाना कितने टाइम में हजम होता है या डाइजेस्ट होता है? तो किस तरह से ऐसे जो भी फूड? सॉलिड फूड होता है ना, तो वो सॉलिड फूड को हजम होने में, डाइजेस्ट होने में 3 घंटा मिनिमम मान के चलो, 3 से 4 घंटे लगते हैं, है ना। और फ्रूट्स डाइट है, उनको 1 घंटा या आधा घंटा मिनिमम, आधे से 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती, आधे घंटे में ही हो जाता फ्रूट। तो वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो 1 घंटे में डाइजेस्ट होती है, क्योंकि वो भी मिनरल ही देती है और लिक्विड बनती है,
तो वो 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। कच्ची वेजिटेबल की बात बता रही हूँ मैं, है ना। पका हुआ खाना हमेशा 3 घंटा, मिनिमम 3 से 4 घंटा लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम क्या कब खा रहे हैं। पका हुआ अगर उसमें लिक्विड फॉर्म में हो तो फिर पका हुआ लिक्विड फॉर्म में हो तो अच्छा, पका हुआ लिक्विड फॉर्म में हो तो भी अन्य जो कार्ब्स है, उसमें कार्ब्स का रोल जो कार्ब्स करता है वो डाइट खाने में। अब जैसे आपने मक्की की राब खाई तो कार्ब्स डाइट है, पूरी ग्लूकोज डाइट है, तो उसको टाइम तो उतना ही लगेगा। हाँ, न्यूट्रिशंस वैल्यू ज्यादा देगी वो, नो डाउट, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा हजम होने में। तो सूप भी मतलब उतना ही टाइम लेगा, वेजिटेबल हाँ, सूप? अगर सूप कार्ब्स से बना हुआ है, अगर सूप आपने ड्रम स्टिक का बनाया, एक मैंने आज इंक्लूड नहीं किया, ड्रम स्टिक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, ड्रम स्टिक पाउडर, ड्रम स्टिक की पत्तियों का पाउडर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, सरगवा जो बोलते हैं ना हिंदी में, सरगवा, हाँ, मोरिंगा। सरगवा, सरगवा के पत्ते, सरगवा का डंडी के पाउडर, ये सारी सरगवा की सब चीज मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू से फुल भरी हुई है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशंस है वो सरगवे में है, जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से 84 तरह की उसमें मतलब न्यूट्रिशंस वैल्यू है, जो हमारे बॉडी की नीड को पूरा करती है। तो जैसे बच्चे हैं, हम बड़े हैं, तो हमें सरगवा पाउडर हमेशा घर पे रखना चाहिए। तो थोड़ा सा पाउडर में ज्यादा इसकी क्वांटिटी होती है। अगर जो ड्रम स्टिक मिलती है उसका हम सूप भी बनाते हैं, तो सूप मतलब थोड़ा उससे कम देता है, मतलब हमें न्यूट्रिशंस जितना हमें ड्रम स्टिक पाउडर देता है, क्योंकि ये धूप में सुखाया हुआ होता है, इसकी सनलाइट की ऊर्जा भी इसमें आ जाती है। और फिर पाउडर को कैसे यूज करें फिर? कोई भी दाल बना रहे हो, 1 चम्मच पाउडर डाल दिया बनने के अच्छा, बाद। परफेक्ट। हाँ, कुछ वैसे। भी कुछ भी सब्जी बनाई उसमें 1 चम्मच डाल दिया। इसी तरह से पत्ते भी मिलते हैं ना सरगवा के, तो आप ला के हाँ, रख सकते हो, उनको सुखा दो छाया में और उसका पाउडर बना के रख दो। उसको भी आप एज ए धनिया आप यूज कर सकते हो, जैसे हम धनिया को स्प्रिंकल करते हैं कोई भी चीज में, हाँ, वैसे आप वैसे आधा चम्मच सरगवा। वो हाँ। स्प्रिंकल कर सकते हो, या स्मूदी बना रहे हो तो स्मूदी में ले सकते हो। हम्म। तो मॉर्निंग का आवर्स ये रखना चाहिए कि हमने कोई लिक्विड डाइट ली, स्मूदी ली, फिर 12 बजे बाद सॉलिड, 1 बजे हम सॉलिड डाइट पे जाएं इस तरह से। और बीच में हम फ्रूट्स ले सकते हैं, भूख लग रही तो भूखा कभी नहीं रहना, हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी है, लेकिन भूखा नहीं रहना। बहुत सारी बार हम ऐसे अवॉइड करते कि नहीं नहीं हमें इससे ज्यादा नहीं खाना है, तो हम रिक्वायर्ड, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर हमारी धातुओं को खाने लग जाता है। जो हमारे बोन मेरो में, जो बोन मेरो जो अस्थि में होते हैं, जो हमारे मतलब बहुत ज्यादा कैल्शियम जैसे डिपॉजिटेड होता है कहीं ना जो हमारे बोन्स पे, तो उसको लेके खाने लग जाता है। तो हमें वो चीजों का ध्यान रखना है कि हम मतलब भूख लग रही है तेज, तो हमें उस समय कुछ खा लेना है, ताकि हमारी उस बॉडी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो उस समय हम खाते हैं ना तो वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो वो चीजें ध्यान रखनी। समटाइम हम कहते हैं नहीं हमारा तो 4 बजे ही खाने का टाइम है, हम तो 4 बजे ही खाएंगे, और भूख आपको 3 बजे ही लग गई, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपने कोई ऐसा काम किया होगा, ऐसा वर्कआउट किया होगा कि आपको भूख जल्दी लग गई, जल्दी से खाना डाइजेस्ट हो गया, फिर से रिक्वायरमेंट है तो वो खाना चाहिए उस समय, है ना, तो वो खाना हजम हो जाता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो हम क्या है कि अवॉइड करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रखते, तो उससे भी हमें बीमार होते हैं। फिर हमारी कमजोर हो जाती है हड्डियां, कमजोर क्यों होती है, क्योंकि उनमें से बॉन मेरो निकल गया पूरा, हम्म। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसने उसमें से ले ली, कहीं से भी ले लेगा वो, मसल्स में से ले लेगा। अगर आप बहुत ज्यादा फैट है तो पहले मसल्स में से लेगा। 16 आवर्स जो फास्टिंग करते हैं उसमें क्या होता है, जो ज्यादा बहुत ज्यादा फैट वाले हैं उसको कहते हैं, या कोई डिजीज है तो 16 आवर फास्टिंग करो। 16 आवर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें उस समय जो हमारा जो फैट हमारे हिप्स और एब्डोमिनल में जो जमा होता है फैट के रूप में ना, वहां से बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी करती है और नीड उसको फुलफिल करती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती जो जमा फैट है। तो हम अगर बहुत ज्यादा फैटी है या बहुत ज्यादा इस तरह है तो हमें 16 आवर्स की फास्टिंग जरूर करनी चाहिए डेली रूटीन में, तो वो हमारा बैलेंस होता जाता है जो फैट जमा है। इस तरह का हम कर सकते हैं। और भी कुछ पूछना है तो? नहीं, बस थैंक यू सो मच। किसी को और को क्वेश्चन है? ठीक है, तो फिर मेडिटेशन कर लें हम लोग थोड़ा। ठीक है, मैं मेडिटेशन की लगा लेती हूँ, और उसके पहले हम थोड़ा सा
मेडिटेशन में हम जो मैं हार्ट एलिवेशन जो करा रही हूँ, उसमें क्या होता है कि हम हार्ट में क्या हमारे सब तरह के क्रोध भी रहती है, तो घृणा भी रहती है, तो हमारा लव कंपैशन भी रहता है। जो हायर इमोशन है हमें उसे एलिवेटेट करना है, और जो लोअर इमोशन है हमें उसको खत्म करना है। तो हम जो चीज याद करते हैं वही हमारे सामने होने लगती है। तो हम यहाँ जब हार्ट पे ध्यान करके हम जब हायर इमोशन को याद करते हैं, तो वो ऊर्जा हमें मिलने लगती है, वो ऊर्जा एक्टिवेट होने लगती है, और हमारे जो लोअर इमोशन है वो खत्म होने लगते हैं। तो इस तरह से हम पहले हार्ट को एक्टिवेट करके फिर हम माइंडफुल मेडिटेशन में जाएंगे फ्रेंड्स। तो सभी आंखें बंद कर लें। मैं एक मिनट ये स्टॉप शेयरिंग करके और उसको चला देती हूँ। आवाज आ रही है? हाँ। तो फ्रेंड्स सभी अपने आंखें बंद करेंगे। अगर कुर्सी पे बैठे तो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। अगर नीचे जमीन पे बैठे तो आलती पालती क्रॉस लेग पोजीशन, और कुर्सी पे बैठे तो अपने एंकल से अपने पाँव को क्रॉस कर देंगे। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट एरिया पे लेके आए and feel the emotion in your heart. Love, compassion, kindness, gratitude, any of the emotions which you feel, or if you not feel any of the higher emotion, then recollect any moment from your past or present where you feel more love, compassion, kindness. आपके कोई भी पहले की घटना हो आपके जीवन की, जब आपने सबसे ज्यादा प्यार महसूस किया हो, लव के साथ कंपैशन महसूस किया हो, या काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरे हो, ऐसी कोई भी घटना को याद करें और उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में, अपने हृदय में फैलता हुआ महसूस करें। उस एनर्जी के साथ अपने आप को थोड़ी देर के लिए महसूस करें। Expand this energy in your beautiful heart to your body, your mind, and around your body. अपने चारों तरफ उस एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस करें। We are not a mind, not a body. We all are energy. So the energy expand and we are interconnected with each other. So feel these energy in each and every person, from your heart to their heart. Expand it more and more in the whole planet of each and every person on the planet Earth. Remain few seconds and watch the smiling faces of each and every person towards you. अपने आप को, सभी को उस प्यार की ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। Now bring your palm in your beautiful lap
अपने सुंदर से गोदी में अपने हाथों को रखते हुए अपनी नॉर्मल और नेचुरल ब्रीथ पे फोकस करेंगे। अवेयर ऑफ योर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ बने रहें। आती हुई श्वास आना, जाती हुई श्वास अपान, आन और अपान के साथ बने रहना। आनापाना सती ध्यान। हमने अपने आप में बोल सकते हैं कि हम 30-35 मिनट के लिए पूरे गहरे ध्यान में जा रहे हैं। हमें उस ध्यान का अनुभव हो, उस गहरे ध्यान का एहसास हो। अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को खाली कर देना है। कोई भी विचार आने लगे तो फिर से ध्यान पे चलेगा। श्वासों का ध्यान। जब हम विचार शून्य होने लगते हैं, पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तभी हम क्वांटम एनर्जी, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम अंदर अपने अंदर फील कर सकते हैं। श्वासों को गहरा और गहरा होता हुआ देखिए। एक श्वास से दूसरे श्वास के बीच के अंतराल को महसूस करें। आपकी श्वासें धीरे धीरे सूक्ष्म होती जा रही है। लंबी और गहरी होती जा रही है। आपका माइंड शांत बनता जा रहा है।
अपने शरीर में आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ बने रहें और उसे देखते रहें। ये वाचा है। Between you feel emptiness in your mind and in your body. Feel the emptiness around your body. This emptiness is the quantum field, where we feel quantum energy. जब भी कोई विचार आने लगे फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाएं। सांसों के साथ बने रहेंगे।
श्वास को और लंबा और गहरा करते जाओ। Feel the emptiness into your body, around your body. अंतिम 1 मिनट अपने श्वासों पे ध्यान लेके आएंगे। अपने श्वासों के ध्यान के दौरान जो ऊर्जा मिली है, ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने ब्रह्म रंध्र से अपने शरीर में आता हुआ देखें। इस ऊर्जा को अपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मेडुला सभी में फील करें। पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, अपने गले के बीच मसल्स में, अपने इनर माउथ कैविटी में, दोनों आईज, चीक्स और ईयर्स में उस एनर्जी को फील करें। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने शरीर के ईच एंड एवरी पार्ट में फील करें। अपने दोनों शोल्डर्स पे, अपने एल्बो, अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट में, अपने दोनों हथेलियों में, उंगलियों में पूरी तरह से वैश्विक ऊर्जा, वो क्वांटम एनर्जी भर रही है। अपने गले के पीछे के भाग में, अपर शोल्डर, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक में उस एनर्जी को फील करें। अपने हिप जॉइंट, बॉल जॉइंट में, गले के मध्य भाग से अपने चेस्ट, हृदय में, लंग्स में, के डायफ्राम में, सभी जगह उस एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने नवल रीजन में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, duodenum, large, small intestine, large intestine up to anus, पूरी तरह से वो एनर्जी से भर रही है, सशक्त हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं, टोनअप हो रहे हैं। हमारे सेक्टल सिस्टम के, तो हमारा जेनेटल सिस्टम है, उसमें यूट्रस, ओवरीज, तभी ऊर्जा को जाता हुआ देखें। एंडोक्राइन ग्लैंड, किडनीज, यूरेथ्रा, ब्लैडर सभी अच्छे से फंक्शन करने लगे हैं, टर्न अप हो गई है वहां की मसल्स। एनर्जी को फील करें अपने शरीर के ईच एंड एवरी पार्ट में, छोटे से छोटे टाइनी सेल्स में उस एनर्जी को आता हुआ देखिए। धीरे धीरे अपने हिप जॉइंट से, बॉल जॉइंट से, अपने नीचे हैमस्ट्रिंग मसल्स, पोस्टीरियर थाई, नी कैप, लोअर लेग काफ मसल्स, heels, ankles, foot, toes and top of the foot, सभी में उस एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस कर। पूरे शरीर में ऊर्जा जा पहुंच रही है। जो भी हमने ध्यान के दौरान ऊर्जा ली है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। और बाकी बची हुई एनर्जी हम पृथ्वी माँ में जाते हुए देखें। एक्स्ट्रा एनर्जी पृथ्वी के सेंटर में कई किलोमीटर नीचे पृथ्वी के अंदर जा रही है, और वहां से पृथ्वी माँ हमें जो फूल, खेत खलियान, हरे भरे बाग बगीचे, फूल तो देती है, उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड करते हुए अपने हृदय तल पे ध्यान लेके आए। अपने हृदय तल से उस एनर्जी को पूरे पृथ्वीवासियों में जाता हुआ देखें।
अपने शहर, गांव, गली मोहल्ले में, अपने नियर एंड डियर में, अपने पूरे घर में उस एनर्जी को फैलता हुआ महसूस करें। जो भी हमने ध्यान के दौरान पॉजिटिव ऊर्जा ली है, उस एनर्जी को सभी में बढ़ता हुआ महसूस करें। चारों तरफ वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। सभी के दिलों में शांति, प्रेम बढ़ रहे हैं। सभी शाकाहारी बन रहे हैं, सभी ध्यानी बन रहे हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान लेके आए। अपने बैठे हुए आसन को महसूस करें, अपने शरीर के वजन को महसूस करें। अपने हाथों से, अपने दिल से ग्रेटिट्यूड की भावना से भर जाए। एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू योर नियर एंड डियर, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, colleague, staffs, government system, technology. सभी में उस एनर्जी को जाता हुआ देखें। अपने ग्रेटिट्यूड करेंगे, सभी को ग्रेटिट्यूड। होल प्राण नेचर, मदर अर्थ, plants, animals, birds, fishes. Gratitude to whole universe and each and every person on the planet Earth. Gratitude to each and gratitude, gratitude, gratitude. एक मंगल प्रार्थना के साथ हम आज का एंड करेंगे सेशन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Gratitude to PMC, Africa, and all the friends. Gratitude. Thank you, thank you, thank you. ग्रेटिट्यूड टू यू अलका मुंद्रा जी, जो आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और इतनी सुंदर जानकारी दी योगिक डाइट पर। और जो छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, कि जैसे अभी आपने बोला आसोच का महीना चल रहा है, खीर जो फीवर वगैरह में भी यूजफुल रहती है। तो मतलब किस तरह से हम जानकारियों को यूज करके बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। और जो हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन आपने लिया वो वंडरफुल था, अमेजिंग अमेजिंग। यस, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने भी सीखा है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि पहले से ही हमारे हायर इमोशंस ना अंदर आ जाते हैं, तो अच्छी वाली ऊर्जा के साथ हम ध्यान में बैठते हैं, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। और ध्यान भी गहरा लगता है। हाँ। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे बुलाने Thank के लिए इतने अच्छे मंच पे आप सबका